देखो इधर किसकी बात कर रहे हैं अपन? संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं। ये उसमें सबसे पहले जो सबसे छोटी चीज आती है वो आती है अंक। क्या आता है? अंक। अंक क्या होता है? अंक का मतलब डिजिट। गणित में टोटल मिला के 10 अंक है। कितने अंक है? 10। गणित में कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। गणित में कुल कितने अंक होते हैं? कौन कौन से होते हैं सर? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 से लेकर 9 तक तो 9 और 1 0 कितने हो गए? 10। और इन अंकों से मिलकर क्या बनी होती है? संख्याएं बनी होती है। अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अपन तैयारी कर रहे हैं अर्धवार्षिक की। किसकी तैयारी कर रहे हैं? अर्धवार्षिक। तो इन शॉर्ट एंड शॉर्ट तरीके से अपन को सारी चीजें समझते हुए आगे बढ़ना है। तो संख्या की बात करें तो संख्या किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से मिलकर संख्या बनी होती है। अब ये बहुत सारी प्रकार की है, लेकिन अपन को मेन मेन जो संख्याएं अभी इस एक्सरसाइज के लिए हो सके उसकी अपन बात करें। देखो एक संख्या रेखा बना दो आप, यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। एक क्या बना दो? संख्या रेखा। इस संख्या रेखा में बीच में तो होता है 0, इधर दाई साइड है और इधर बाई साइड। जब 0 से दाई साइड चलोगे आप तो प्लस की संख्या आती है 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से ये अनंत तक जाती है। जब 0 से बाई साइड में चलोगे तो -1, -2, -3, -4 और इस प्रकार से माइनस के अनंत तक जाती है। इसमें 3 प्रकार की संख्याएं समाहित है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की संख्याएं समाहित है। 1 से लेकर जो अनंत तक की संख्याएं हैं इनको तो क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, जिसको अपन नेचुरल नंबर और n से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 0 से लेकर अनंत तक की, 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, जिसको अपन होल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और W से व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं और W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में बात करें अपन, अगर इस पूर्ण संख्या में किसको शामिल कर लूं मैं? माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर लूं तो ये सारी की सारी संख्या बन जाती है आपके पास पूर्णांक संख्या। क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या। अब देखो बेटाओ, यहाँ से आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि 1/2 माइनस के 3 और 5 इनमें से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है? माइनस के 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या सारी की सारी क्या होती है? प्लस वाली होती है। चलो मैं आपसे, ऑप्शन यही है और इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लो, इनमें से कौन सी पूर्णांक संख्या नहीं है? इनमें से कौन सी पूर्णांक संख्या नहीं है? तो इसमें भी -1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है। सर क्यों नहीं है? माइनस वाली संख्या ही तो पूर्णांक संख्या होती है ना। मैंने कहा ना, पूर्णांक संख्या तो होती है, माइनस वाली संख्या पूर्णांक संख्या तो होती है, लेकिन इनके बीच की संख्याओं को काउंट नहीं किया जाता। जैसे -1 और -2 के बीच में -1/2 भी है, -1/3 भी है, 0.5 भी है, 0.6 भी है। उन संख्याओं को इसमें काउंट नहीं किया जाता। मतलब पूर्ण होनी चाहिए संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। बटे में, दशमलव में, भिन्न में संख्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत? तो आपसे कोई कोई पूछ ले, आपको कोई सी भी संख्या दे के पूछ ले, दशमलव वाली संख्या दे देगा बीच में, भिन्न वाली संख्या दे देगा बीच में, और आपसे पूछेगा कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी पूर्णांक संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है और कौन सी पूर्णांक प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से आपसे पूछ ले तो आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है? न तो पॉइंट वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है, न पूर्ण संख्या होती है, न पूर्णांक संख्या होती है। भिन्न वाली 1/2, 3/5, 7/8 ये जो संख्याएं होती है वो भी इन तीनों में से कोई संख्याएं नहीं होती है। समझ में आई नहीं आई बात? आगे अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो आगे ना समझ में आपको, भाई कौन सी संख्या है पूर्णांक, पूर्णांक प्राकृत और पूर्ण संख्या नहीं होती है? दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या और भिन्न वाली संख्या न तो पूर्णांक होती है
न पूर्ण होती है न प्राकृत संख्या होती है। समझ में आ गई? क्लियर है मामला? अब देखो अगली बात। यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछ सकते हैं सत्य असत्य कथन। क्या पूछ सकते हैं? सत्य और असत्य क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। सत्य असत्य वाले आते हैं ना, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आते हैं, तो सत्य असत्य वाले पूछ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब बताओ ये कथन सत्य है या असत्य है? सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्याएं तो 0 से लेकर अनंत तक है कि नहीं है? क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से लेकर अनंत तक ही है। तो फिर ये सारी की सारी संख्याएं जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या बनी कि नहीं बनी? बनी। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। तो बताओ ये तो क्या था? सत्य। अब ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो गया? असत्य क्यों हो गया? क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। क्योंकि पूर्णांक संख्याएं तो माइनस के 1 से लेकर अनंत तक की भी होती है, जबकि पूर्ण संख्याएं तो 1 0 से लेकर अनंत तक ही होती है। आई नहीं है बात में? इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक होती हैं। अब बताओ सत्य आएगा असत्य आएगा? असत्य क्यों आएगा? क्या पूछ रहे हैं? सभी प्राकृत संख्याएं, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक तो होती है ना। देखो ना, माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की संख्या क्या है? पूर्णांक है। तो ये इस पूर्णांक संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या आएगी नहीं आएगी? आ गई ना। तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या हो गई? पूर्णांक तो होगी ना। तो बात क्या है? सत्य है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो गए थे ना आप, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बताओ समझ में आएगा कि नहीं आएगा? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो? एक और बताऊं, प्राकृत संख्या प्लस की होती है, ये प्लस की है 1 से लेकर अनंत तक। लेकिन पूर्णांक संख्या माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक होती है। तो पूर्णांक संख्या में भी तो प्लस की संख्या आती है, आती है नहीं आती है? तो सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हुई कि नहीं हुई? हुई ना। समझ में आ गई बात? और बताऊं, एक और बनाऊं क्या? चलो बना लो, एक और बना लो। क्या बनाए? चलो इसको बनाते हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, नहीं होती। बताओ ये बात सत्य है असत्य है? मैंने यहाँ नहीं लगा दिया। सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, तो ये बात सत्य है असत्य है? सत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्राकृत पूर्णांक संख्या में तो माइनस के 1 से लेकर माइनस के अनंत तक भी संख्या आती है, जबकि इसमें तो 1 से लेकर अनंत तक की आती है। तो ये बात भी क्या है? सत्य है। तो इस प्रकार से आपको मॉक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक उतारो फिर आगे बताता हूँ। देखो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? ऐसी संख्या है जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। मैं शॉर्टकट में यहाँ पे परिभाषा लिखता हूँ इसकी। क्यू बराबर पी अपॉन क्यू, जहाँ क्यू नॉट इक्वल 0 है। इसकी बात करें अपन, परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, इसको शॉर्टकट में परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं है तथा पी व क्यू पूर्णांक है। पी व क्यू क्या है? पूर्णांक है। ये इसकी परिभाषा है। आप ऐसे लिखे आओगे ना तो भी बिल्कुल क्या है? सही है, 100% सही है। पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके ऐसी संख्या, बात नहीं है, बात नहीं, ऐसी संख्या जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू नॉट इक्वल 0 हो।
पी व क्यू क्या है यहाँ पे, पूर्णांक है, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं है। सर क्यू का मान 0 क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी संख्या में, इधर ध्यान दें आप, यहाँ पे किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वह क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। मान लो 1 में 0 का भाग देते हो आप, तो इसका मान आएगा अनंत। क्या आएगा? अनंत। इसको अपरिभाषित बोलते हैं गणित में। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित बोलते हैं, मतलब ये परिभाषित नहीं है। अनंत को परिभाषित कर सकते हैं क्या अपन? अनंत को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन अगर 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो ये दो बातें याद रखना। एक है मतलब यहाँ एक की जगह कोई सी भी संख्या हो सकती है। एक की जगह 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1000, 10,000, करोड़, कुछ भी संख्या हो, और उसमें आप 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा? हमेशा अनंत। और ऊपर 0 हो, ऊपर क्या हो? 0 हो, नीचे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर आप भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्यू का मान इसलिए 0 नहीं है, क्योंकि अगर क्यू का मान 0 रख देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी। समझ में आ गई बात? आप देखो आपकी किताब में एक क्वेश्चन है 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आप जवाब देना। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या जवाब देना है आपको? क्या 0, बात यहाँ देखो ना बोर्ड में, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अगर हैं तो इसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको ऐसा करके बताना है। बताएं। तो सबसे पहले तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाँ। क्या होगा? हाँ। सर परिमेय संख्या क्यों है ये? क्या 0 को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है क्या? बताओ, क्या 0 को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो लिखा जा सकता है ना। देखो P अपॉन Q नॉट इक्वल 0 रूट, देखो लिख सकते हैं क्या? 0 है ना, तो मैं इसको 0/1 लिख सकता हूँ, 0/2 लिख सकता हूँ, 0/5 लिख सकता हूँ, 0/6 लिख सकता हूँ, कुछ भी तो लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता क्या? मैंने क्या कहा? 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0। 0 में 2 का भाग दोगे तो भी 0, में 5 का भाग दोगे तो भी 0, में 6 का भाग दोगे तो भी, तो फिर संख्या तो है ना। तो फिर ये क्या हो गई? परिमेय संख्या, जिसको मैंने किसके रूप में लिख के बता दिया? P अपॉन Q के रूप में भी लिख के बता दिया। इसको ऐसे इस प्रकार से किसी भी संख्या के रूप में लिख सकते हैं। नीचे हर के रूप में कोई सी भी संख्या आ सकती है, भले से आप 0/Q भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 0/Q भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? क्योंकि Q का मान तो 0 तो है नहीं। अब अगर मान लो आपने यहाँ 0/0 कर दिया, 0/0 कर दिया, तो फिर ये किसी भी कंडीशन में परिभाषित नहीं है। ये उसी प्रकार से हो गया। क्या बताओ, ये सही है क्या? ये बात सही है क्या? देखो मैं बात बताता हूँ आपको। जैसे 2/2 है, तो 2/2 तो सही है। 2/2 तो क्या है? सही है, क्योंकि 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। तो फिर सर इस हिसाब से तो 0 में 0 का भाग देने पर भी क्या आना चाहिए? 1। लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है। सर क्यों संभव नहीं है? मान लो आपके पास 5 आम है और आपको 5 जनों को बांटना है। 5 आम कितने जनों को बांटना है? 5 जनों को बांटना है। तो बताओ 5 आम 5 जनों को बांटना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने आम मिलेंगे? 1-1 आम मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1-1 आम। इसका मतलब 5/5 बराबर 1 तो राइट है। अगर आपके पास 2 सेव हुए और उनको 2 व्यक्तियों को बांटना है, तो बताओ कितने आएंगे? 1-1 आएंगे। इसका मतलब ये भी सही है। अब आपके पास 0 आम है और 0 व्यक्तियों को बांटना है, तो बताओ कितने आएंगे? 1-1 आएंगे क्या? 1-1 आम आएंगे क्या? नहीं आएंगे, इसलिए ये अपरिभाषित है। ओके डन। तो 0/0 अपरिभाषित होता है। ये अनिर्धारित रूप होता है। क्या होता है? अनिर्धारित रूप होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका 1.1। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको उतार लें हम।
क्या पढ़ रहे हैं अपन? दो संख्याओं के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। पांच से ज्यादा भी पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में तो अपरिमित रूप से अनंत संख्याएं होती है। क्या होती है? अपरिमित रूप से अनंत संख्याएं होती है। लेकिन आपसे अनंत थोड़ी पूछेगा, वो पांच पूछेगा, चार पूछेगा या छह पूछ लेगा, ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं उदाहरण नंबर एक। तो उदाहरण नंबर एक है, एक व दो के बीच, एक व दो के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। कितनी? पांच परिमेय संख्या। अब देखो, इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक तरीका तो है दोनों को जोड़ के दो का भाग दो, फिर आएगी उन दोनों को जोड़ के दो का भाग दो, फिर जो संख्या आएगी उसमें दोनों को जोड़ के दो का भाग दो। ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपन एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसके द्वारा एक ही बार में पांचों की पांचों परिमेय संख्याएं या छह की छह परिमेय संख्याएं अपने पास आ जाए। ठीक है, उसका तरीका है, आपको जो संख्या दे रखी है उस संख्या को इस प्रकार से लिखें आप, एक बराबर और दो बराबर। अब एक और दो को इस प्रकार से भिन्न में बदलें, एक और दो को इस प्रकार से भिन्न में बदलें कि अंश में तो पांच संख्याओं का अंतर हो, अंश में ऊपर वाली संख्या में तो पांच संख्याओं का अंतर हो, लेकिन हर की संख्या क्या हो? समान हो। हर वाली संख्या क्या होनी चाहिए? समान। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? क्या मैं इसको 6/6 लिख सकता हूँ, 7/7 भी लिख सकता हूँ, 8/8 भी लिख सकता हूँ, 9/9 भी लिख सकता हूँ और 10/10 भी लिख सकता हूँ। ऐसे कितनी बड़ी संख्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। लेकिन अपने को तो देखना है कि किससे काम चल जाएगा, काम किससे चल जाएगा। तो आप 6/6 से भी काम चल जाएगा, 7/7 से भी चल जाएगा, 8 से भी चल जाएगा, 9 से भी चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? देखो, अगर मान लो मैं ऊपर नीचे 6 से गुणा करता हूँ, किससे गुणा करता हूँ? 6 से गुणा करता हूँ, तो 6/6 लिखा। अब यहाँ पर भी नीचे क्या आना चाहिए? 6 ही आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो फिर ऊपर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। 2 इंटू 6, ऐसे तो करेंगे। यहाँ 2 है ना, यहाँ 1 था, यहाँ क्या था? 1 था, तो 1 इंटू 6/6, 2 इंटू 6/6। तो देखो, नीचे की संख्या तो क्या है? समान है, लेकिन ऊपर 6 और नीचे आ गया 12। तो 6 और 12 के बीच में पांच परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो अपना काम हो गया। आप चाहो तो 7 का भी भाग दे सकते हो, आप चाहो तो 10 का भी दे सकते हो, किसी भी संख्या का भाग दे सकते हो। अपने को 5 की जरूरत थी तो 5 संख्या मिल। अब इसको लिख सकता हूँ मैं 6/6 और इसको लिख सकता हूँ मैं 12/6। अब 6 और 12 के बीच में पांच परिमेय संख्या है या नहीं है, ये चेक कर लो। ठीक है मान, 7, 8, 9, 10, 11 होगी, तो हो गया काम बस। अब यहाँ लिखो, अतः 6/6 व 12/6 के बीच पांच परिमेय संख्या कौन कौन सी आएगी? 6 के बाद में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 होगी 5। यही आपकी क्या है? आंसर। अब देखो, अगर मान लो अपन से वो 100 परिमेय संख्या पूछ लेता, तो इसमें से इन एक और दो के बीच में, ऐसे तो अपन को ऐसा लग रहा है एक और दो के बीच में सर एक ही संख्या नहीं है, देखो पांच परिमेय संख्या निकल। अगर मान लो वो 100 परिमेय संख्या पूछ लेता, तो क्या अपन 100 परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते थे? क्या निकाल सकते थे? यहाँ पे 100 से गुणा कर देते ऊपर नीचे, और यहाँ भी 100 से गुणा कर देते, तो यहाँ तो 200 आ जाता। कितना आ जाता? 200। 100 के बजाय 200 से गुणा कर देते, अपना आप आ जाता। आता कि नहीं आता? इसका मतलब एक और दो के बीच में अपन चाहें तो हजारों संख्या निकाल सकते हैं, करोड़ों भी निकाल सकते हैं, अरबों भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब अनंत संख्याएं निकाल। मतलब इस बात से क्या साबित हुआ? इस बात से साबित हुआ कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक क्या होती है? संख्याएं होती है। तो मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूँ। अतः ये एक नंबर में पूछा जा सकता है। अतः दो परिमेय या फिर दो संख्याओं के बीच में लिख दो डायरेक्ट, दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत संख्याएं विद्यमान होती हैं, विद्यमान होती हैं। अब बताओ, इसके आगे क्या क्वेश्चन आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो? एक और उदाहरण बताओ आपको, एक और उदाहरण बताते हैं, बटे वाला उदाहरण करते हैं एक और, इसको उतार लो फिर बटे वाला उदाहरण करते हैं।
ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। आपको काम वैसा का वैसा ही करना है। यहाँ लिखो 3/5 और यहाँ लिखो 4/5। अब 3/5 और 4/5 में देखो हर वाली संख्या क्या आ रही है, समान। अगर हर वाली संख्या समान नहीं हो तो आपको समान बनानी है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। समझ में आ गई? ऊपर की संख्या में 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। अपने को संख्या चाहिए 5, तो कम से कम ऐसी संख्याओं से गुणा करना है ताकि 5 का अंतर आ जाए। कितने का, 5। तो कैसी संख्याओं से कितने से गुणा करें? अगर इसको मैं 5 से गुणा करूं, कितने से, 5 से, तो 5 से 15 और 5 से इसको गुणा करूंगा तो 5 चौक 20। तो 15 और 20 के बीच में 5 का अंतर आ गया क्या? नहीं आया। कहाँ आया? 15 के बाद में देखो 16, 17, 18, 19, 4 का ही अंतर है, तो फिर थोड़ी बड़ी से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 से गुणा करके देखो, 6 18 और 6 चौका 24। 18 और 24 के बीच में 5 का अंतर है क्या? है 5 का अंतर आ गया ना। देखो कैसे आया, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 हो गया 5, तो बस हो गया काम। तो 3/5 ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दो, 6 से। 4/5 ऊपर नीचे 6 से गुणा कर, तो 6 18 और 6 पंचे 30, 6 चौका 24, 6 पंचे 30। तो यहाँ लिखो 18/30 व 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो कितनी आ जाएगी? 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30 और 23/30। ये आपके आंसर। कोई दिक्कत? ये आपकी 1.1 क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पर उदाहरण नंबर 3। देखो उदाहरण नंबर 3 देखो आप, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या है? देखो संख्या रेखा पर, कभी कभी पूछ लेते हैं इसको, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। स्थान निर्धारित कीजिए। क्या करना है आपको? संख्या रेखा पर स्थान निर्धारित करना है। देखो संख्या रेखा ऐसी होती है, ऐसी होती है ना संख्या रेखा। यहाँ बीच में 0, 1, 2, 3, -1, -2 इस प्रकार से होती है। तो आपको क्या करना है, इस संख्या रेखा पर थोड़ी दूर दूर ले लेना, थोड़ा यहाँ 1 ले लो और यहाँ 2 ले लो। इस संख्या रेखा पर एक आयत, एक वर्ग मानना है। क्या मानना है? एक वर्ग मानना है, जिसकी भुजा कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो। कितनी हो? 1 सेंटीमीटर। तो आप एक वर्ग मान लो इस प्रकार। ये अपन एक वर्ग मान लिया, जिसकी ये वाली भुजा भी 1 है, ये वाली भुजा तो 1 है इसे, ये वाली भुजा भी कितनी है, 1 है, और ये वाली भुजा भी 1 है। ठीक है। अब इसका विकर्ण ज्ञात करना है। बताओ ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसका ये विकर्ण ज्ञात करना है आपको। और विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? कैसे ज्ञात करते हैं? ये O है, इसको मैं A मान लूं, इसको मैं B मान लूं, इसको C मान लूं, तो मुझे OB ज्ञात करना है। तो देखो ये समकोण त्रिभुज बना नहीं बना? ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, यल का मतलब लंब। तो देखो कर्ण 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। तो ओ बी क्या है? यहाँ कर्ण है, तो ओ बी का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर, क्योंकि आधार भी 1 है और लंब भी 1 है। ये अपन ने माना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से अपन ने माना है O A B C, अपनी मर्जी से माना है एक एक ही क्यों माना? क्योंकि 1 का और 1 का वर्ग करेंगे ना, वर्ग करके वर्गमूल लेंगे तो √2 आएगा। क्या आएगा? √2। तो अपन को ऐसी संख्या माननी है, भुजाएं ऐसी संख्या है, ऐसी भुजाएं माननी है ताकि उनका
उनका वर्ग करके जोड़ने के बाद में जब वर्गमूल करे तो कितना है, √2 है। तो √2 लाना है। √2 कैसे आता है वो पता लगाना है अपन को, समझ आ गया। तो a का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया 1 + 1, तो कितना हो गया 2। इसका वर्गमूल लो, तो वर्गमूल करेंगे तो ओ भी बराबर आ जाएगा √2। आया कि नहीं आया? आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये √2 आ गया ना, आ गया। तो आपको आपके प्रकार की लोहे की नोक यहाँ रखनी है। कहाँ रखनी है? यहाँ। लोहे की नोक को यहाँ रख के और पेंसिल को यहाँ तक खोलना है। ये त्रिज्या लेनी है। इस त्रिज्या को लेने के बाद में यहाँ से ऐसे यूं चाप काटना है, इस प्रकार से। यहाँ से यूं करके यूं चाप कटेगा ना, यूं चाप काटना है। ये चाप जहां पर आके मिलेगा ना उसको मान लेना आप P बिंदु, और ये बिंदु किसको रिप्रेजेंट करेगा? √2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको व्यक्त करेगा √2। तो ये जगह कौन सी है? √2 की। √2 को व्यक्त करता है। बस अच्छा लिखना था, कर लोगे? कोई दिक्कत? कंप्लीट है मामला। क्या करना है? √2 वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है? देखो, अगर √3 वाला आ जाएगा तो फिर यहाँ √2 लेंगे और यहाँ 1 लेंगे, क्योंकि √2 और 1, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, फिर 3 का वर्गमूल करेंगे तो वापस 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, समझ में आ गई? तो √3 वाला बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? √2 वाला बनाना पड़ेगा। फिर √2 वाला बनाने के बाद में √3 वाला बनाना पड़ेगा। तो उसमें बहुत ज्यादा लफड़ा है। आप तो बस ये एक तो याद रखो, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो आज दिन तक कभी पूछा नहीं गया है। ओके, इस प्रकार से बनाना है। अब इसकी वो लिखनी है आपको, रचना वगैरह। तो क्या लिखोगे रचना में? रचना में क्या लिखोगे? इस प्रकार से लिख देना, माना OABC एक वर्ग है जिसकी भुजा इकाई है। जिसकी भुजा क्या है? इकाई है। इकाई यानी 1 है, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा, ये इस प्रकार से √2 निकाल ही लिया। फिर OB को इसके बाद में, OB को इसके बाद क्या करा, OB को त्रिज्या मानकर एक चाप काटा। फिर बिंदु P ही चाप काटा, फिर यहाँ लिख दो। फिर बिंदु P ही √2 को व्यक्त करता है। थोड़ी छोटा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। उठा लें आप। तो देखो, दशमलव प्रसार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके किससे संबंधित है? दशमलव प्रसार से संबंधित है। और दशमलव प्रसार क्या होता है और दशमलव कब आता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, दशमलव कब आता है इसकी बात करें तो दशमलव जब आता है जब अंश की संख्या क्या हो? छोटी, और हर वाली संख्या क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। तो फिर जब अपन भाग देते हैं तो उसमें क्या आता है? दशमलव आता है। क्या आ जाता है? दशमलव आता है। दशमलव लगाते हैं अपन। तो उस दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे कि भाई दशमलव प्रसार, दशमलव किस प्रकार, दशमलव का जो प्रसार है वो किस प्रकार का होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो दशमलव प्रसार की बात करते हैं। देखो, तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दशमलव 2 प्रकार का होता है। एक तो शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, देखो अशांत दशमलव को अनवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं। अनवसानी दशमलव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव। आप देखो, शांत दशमलव तो जब आता है जब शेषफल के आ जाए 0, शेषफल के आ जाए 0। और अशांत दशमलव जब आता है जब शेषफल कभी भी 0 नहीं है। शेषफल कभी भी 0 नहीं है। अब देखो, इसका तो शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। ये तो क्या हो गया? शांत। तो ये तो सेम टू सेम, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इसके तो आप उदाहरण लिख सकते हो चाहो तो। जैसे दशमलव प्रसार में एक पहला उदाहरण 0.5 ही ले लो, तो अब इसके आगे नहीं आ रहा है तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। इसके बाद में
1.576 ले लो। अब इसके बाद में कोई संख्या नहीं है, आ रही है इसके बाद में संख्या, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो तो होती है दशमलव शांत। कौन सा दशमलव होता है? शांत दशमलव होता है, जिसमें शेषफल क्या आ जाएगा? शून्य, जीरो आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत? जैसे अपन इसके उदाहरण के रूप में बात करें, एक और तीसरा उदाहरण, तो 360/100, 360/100। अब 100 का भाग 360 में दो, तो 100 का भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा 300, तो यहाँ आ जाएगा 60। फिर पॉइंट लगाएंगे कि जीरो, फिर 6 बार जाएगा 600। तो बताओ शेषफल जीरो आया कि नहीं आया? तो शेषफल जीरो आ गया, तो फिर ये कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या है। कैसी है? शांत। लेकिन जो अशांत दशमलव प्रसार है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। एक तो होता है अनौसानी, अनौसानी अनावर्ती, अनौसानी अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है जिसमें कोई आवर्ती नहीं होती, अंकों की आवर्ती नहीं होती। और एक होता है अनौसानी आवर्ती, अनौसानी आवर्ती। देखो वहां अनौसानी आ जाए, क्या आ जाए? अनौसानी आ जाए, या फिर अशांत आ जाए, दोनों का एक ही अर्थ समझना है। यहाँ अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती भी आ सकता है और अनौसानी भी आ सकता है, क्योंकि अशांत को क्या कहते हैं? अनौसानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौसानी। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब देखो अनौसानी के उदाहरण, अनौसानी अनावर्ती के, तो अनावर्ती का मतलब जिसमें बार बार संख्या रिपीट नहीं होगी, जिसमें बार बार संख्या रिपीट नहीं होगी। जैसे मान लो 0.1, 2, 5, 8 कुछ भी आती जाए, या फिर दूसरी ले लो 0.10, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार से संख्या आती जाए, तो इसमें संख्या रिपीट हो रही है बार बार नहीं हो रही, तो ऐसी संख्या क्या होती है? अनौसानी अनावर्ती होती है। और ये संख्याएं हमेशा क्या होती है? अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय होती है। कैसे होती है? अपरिमेय। मतलब इसके अंदर अपन √2 को भी शामिल कर सकते हैं और पाई को भी शामिल कर सकते हैं। आगे बात सुनिए, पाई का मान क्या होता है? 3.14, फिर आगे चलता ही जाता है बहुत लंबे तक। आगे बात सुनिए, तो पाई को और √2 को भी क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। देखो पाई का मान अपन 22/7 लिखते हैं, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का निकटतम मान होता है 22/7। पाई नॉट इक्वल 22/7। पाई 22/7 के बराबर नहीं होती है। समझ में आ गई? तो इसका जो मान होता है वो 3.14 और फिर आगे चलता जाता है। अब जैसे मान लो आवर्ती की बात करें, किसकी बात करें? आवर्ती। तो आवर्ती के उदाहरण क्या होंगे? जैसे मान लो 0.333333 ऐसे आती जाए, जैसे 2.47 47 47। अब देखो बार 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 वही संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है ना। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अनौसानी आवर्ती। और ये संख्याओं को, इन संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। इसको परिमेय संख्याओं के रूप में बदला जा सकता है। और ये भी क्या होती है? परिमेय होती है। ये भी कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय। ये संख्याएं भी कौन सी होती है? परिमेय। तो बताओ इस दशमलव प्रसार में अपरिमेय संख्याएं केवल कौन सी होगी? ये वाली। आगे बात सुन में, यहां तक उतारें, फिर मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। देखो आपको किस में बदलना है? इसको दशमलव प्रसार बताना है। इसका सबसे पहले बताना क्या है? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? किस प्रकार का है, ये बताना है आपको। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तभी दशमलव प्रसार पढ़ा अपन ने। क्या क्या पढ़ा? एक तो शांत और एक अशांत। अब अशांत में आवर्ती और अनावर्ती दो चीजें हैं, तो आपको उनको बताओ तो बताओ, नहीं बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है। पर शांत अशांत तो आपको बताना है। कैसे बताना है? भाग विधि के द्वारा बताना है। किसके द्वारा? भाग विधि। भाग देना है। भाग देने के बाद में आपको पता लगेगा कि ये संख्या शांत है या अशांत। अगर भाग देते देते शेषफल क्या आ जाए? शून्य आ जाए, जीरो आ जाए, तो आप कहोगे भाई शांत है। और शेषफल जीरो नहीं आए तो आप कहोगे भाई ये अशांत है। कोई दिक्कत है? क्लियर? देखो यहाँ 36 में 100 का भाग दो, तो 100 का भाग देंगे तो नहीं जा रहा है, तो फिर अपन क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट यहाँ आ जाएगी जीरो।
तो 3 बार जाएगा, यहाँ बचे 60, पॉइंट की 0, 6 बार। तो बताओ शेषफल शून्य आगे, तो इसका मतलब 0.36 आया अपने पास। तो ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। बस इतना सा ही काम करना है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। 1/11 मतलब 1 में आपको 11 का भाग देना है, तो 11 का भाग 2 इसमें तो नहीं जा रहा है, तो फिर क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे, टूट 0। फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो फिर भाग टूट की 0, तो यहाँ भी 0 लगेगी, तो 11 नाम 99। वापस क्या बच गया? 1 बच गया। अभी अगर आप भाग दोगे ना तो ये ऐसे चलता ही जाएगा, वापस भाग दोगे तो क्या जाएगा? ये चलता ही जाएगा। तो बताओ क्या है? 0.090909, और ये चलता ही जाएगा। अब जाता ही जा रहा है, तो फिर शेषफल 0 आएगा क्या? कभी भी शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो अपन क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। अशांत में भी अगर आप अपनी मर्जी से वहां लिखना चाहो भाई कौन सा वाला है, आवर्ती या अनावर्ती, तो आवर्ती। कौन सा है? आवर्ती। तो आप यहाँ लिखोगे अनौसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार आपत्ति। अब 8 चौक 32 और ये कितना हो गया? 33। 33/8। अब 33 में 8 का भाग दो, तो 8 चौक 32 बचा 1, क्या लगाएंगे? पॉइंट 0। 8 एकम 8 बचे कितने? 2, पॉइंट की 8 दूनी 16 बचे कितने? 4, पॉइंट की 8 पंचे 40, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब अपने पास है 4.125। तो बताओ शांत है या अशांत है? तो इसका आ जाएगा शांत दशमलव प्रसार। इतना सा ही काम करना है। बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर लोगे? कंप्लीट है। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो करे होगा ना बढ़िया। हाँ, राइटिंग को बढ़िया लिख के आना, राइटिंग से करके आना। यूं नहीं है भाई कॉपी में चाय में डुबो के कीड़े मकोड़े छोड़ दे, ठीक है। देखो 1.3 का तीसरे का दूसरा सवाल है, अपन किसी भी संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में बदलना सीख रहे हैं। कोई भी ऐसी संख्या दे रखी है आपको, मैंने कहा था ना अभी यहाँ भाई जो आवर्ती वाली संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यहाँ बताया था मैंने अभी, जो अनौसानी आवर्ती वाली संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अब परिमेय संख्याओं किसको? परिमेय संख्याओं मतलब वो जो आवर्ती वाली संख्या है उनको किसके रूप में बदलना है? परिमेय संख्या में अपन को बदलना है। जैसे 0.3333 आ जाए, 0.999 आ जाए, 0.474747 आ जाए, तो इस संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे बदलते हैं उसके बारे में आपको समझाता हूं। देखो क्वेश्चन है 0.47 का बार, इसको ऊपर वाली जो संख्या है ना ये लाइन लग रही है, इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। पी अपॉन क्यू के रूप में बदले जहाँ क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। देखिए आप कैसे बदलना है। इसके लिए आप सबसे पहले जो संख्या दे रखी है आपको उसको x मान लो, माना x बराबर 0.47 0.47 0.47 और समीकरण नंबर 1 डालना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। कितने अंक? 2 अंक। 2 अंक बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो आपको जब एक अंक बार बार रिपीट हो तो 10 से गुणा करना है, जब 2 अंक बार बार रिपीट हो तो दोनों तरफ 100 से गुणा करना है, अगर 3 अंक बार बार रिपीट हो तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करना है। इस प्रकार से अगर संख्या बढ़ती जाएगी तो उधर 0 भी बढ़ती जाएगी। आपत्ति है? नहीं है? तो 100 से दोनों तरफ गुणा करना, 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर इधर तो आ जाएगा 100x और यहाँ आ जाएगा 100 इंटू 0.474747। इस प्रकार से गुणा करेंगे। अब देखो जब इसको गुणा करोगे ना, किसको? 0.474747 को, तो देखो अगर यहाँ पे 2 जीरो हो तो यहाँ से 2 अंक आगे आ जाएंगे, दशमलव के कहाँ आ जाएंगे? आगे आ जाएंगे। अगर यहाँ 3 जीरो हो तो 3 अंक आगे आ जाएंगे, तो यहाँ से 47 आगे आ जाएंगे,
47.47 मैंने बता रखा है आपको भाई ये आगे क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। अब समीकरण 2 में बड़ी है, समीकरण 2 छोटी है, तो समीकरण 2 में से ए को घटा दो। समीकरण 2 में से ए को घटाओ 100x बराबर 47 नीचे आ जाएगा। अब इसको घटाओ, कैसे घटाएंगे, 7 में से 7 जाएंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा 47 0 47। अब 100x में से 1x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99। थोड़ा धीरे बोल, 100x में से 1x घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 99, x आ जाएंगे, और इधर कितना है 47, तो x बराबर कितना आ जाएगा 47/99। अब देखो अगर ये संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो ये का ये क्या है आंसर है। अब इसी प्रकार से आप प्रत्येक क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। 0.99 वाला भी है, 0.33 वाला भी है, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वहाँ पे जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, ये 3 क्वेश्चन है। एक तो 0.9 वाला जो ज़्यादा पूछा जाता है, एक 0.3 वाला जो भी ज़्यादा पूछा जाता है, और एक 0.47 वाला ये भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो 47 वाला मैंने बता दिया, आप 9 वाला और 3 वाला आपको घर पे करना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 12, क्या करना है, 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को क्या करना है जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, इसको ऐसे लिख लो, √2 प्लस 5√3, इसके नीचे लिखो √2 वाली, देखो √2 को एक साथ लिखोगे, √3 वाली को एक साथ लिखोगे और इनको जोड़ दो। आप देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अपन क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से ये क्या होगा घटेगा, तो √3 तो आएगा ही आएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। अब बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है, जबकि चिन्ह कौन सा आता है बड़ी संख्या का, तो प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ 2√2 है और यहाँ 1√2 है, तो √2 तो आएगा ही आएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यही आपका क्या है राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6√5 को 2√5 से गुणा करना है। तो जो सिंपल संख्या है उनको तो गुणा कर लो, 6 दूनी 12, और जो √5 और √5 एक ही जाति के हैं तो इन दोनों को गुणा कर लो। √5 को √5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, √a को √a से गुणा करने पर a क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 पंचे 60, ये आपके राइट आंसर। फिर 8 √15 में 2√3 का क्या करना है भाग देना है, तो 2 8 इंटू √15 है ना, तो इसको मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ ना। तो देखो 8 तो 8 को तो काट दो, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ तो बचा 4, इसको अलग अलग कर सकते हैं, √3 इंटू √5 और बटे में √3। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा हो ए बी, तो इसको आप √a और √b अलग अलग लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गाते क्या कर दी अलग अलग कर दी, आधार क्या है अलग अलग है और गाते क्या है समान है, तो उनको क्या कर सकते हैं अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो √3 से √3 तो 4 √5 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, चलो इसको तो उतारो। तो देखो परिमेयकरण करना, परिमेयकरण के लिए अपन ने 2 उदाहरण लिए। पहला उदाहरण तो उदाहरण नंबर 17 और एक लिया है उदाहरण नंबर 19, इन दोनों उदाहरण को करते हैं अपन। सबसे पहले उदाहरण नंबर 17 की बात करते हैं। और परिमेयकरण हमेशा किसका होता है, हर का होता है, परिमेयकरण कभी भी अंश का नहीं होता है, परिमेयकरण किसका होता है हर का होता है। तो देखो हर का परिमेयकरण करते हैं अपन, इसको यहाँ लिखो 2 प्लस √3, क्वेश्चन जैसा लिख दिया, इसको एक बार और लिखो 1/2 प्लस √3। अब इसका परिमेयकरण करोगे, तो परिमेयकरण करने के लिए यहाँ चाहो तो लिख सकते हो परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, करने पर। आप परिमेयकरण करोगे ना, इधर ध्यान दो, परिमेयकरण करोगे ना तो 2 प्लस √3 है, इसका चिन्ह बदल दो,
तो प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस करके ऊपर और नीचे अंश और हर पर क्या कर दो गुणा कर दो। तो यहाँ जाएगा 2 - √3/2 - √3। अब तो हल ही करना है बस। देखो इसको 1 से गुणा करेंगे तो सेम टू सेम जैसा का जैसा ही आ जाएगा। अब ये दोनों हैं। अब देखो वैसे तो इसका सूत्र है क्या है, a+b और a-b बराबर a² - b² होता है। अगर ये सूत्र के द्वारा आप करो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर a का मान तो 2 है और b का मान √3 है, तो a का मान यहाँ लिख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और b का मान यहाँ लिख देंगे √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई कमजोर बच्चा है और सूत्र समझ में नहीं आता है, सर हमें तो नहीं आ रहा है सूत्र समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये माइनस वाली संख्याएं देखो, अगल बगल की संख्या समान है, बीच में प्लस माइनस है, तो इस माइनस वाली संख्या को यहाँ उतारो, जैसे कि जैसी उतार दी जैसी की जैसी। अब इसका भी क्या कर दो स्क्वायर, और इसका भी क्या कर दो स्क्वायर कर दो, काम हो जाएगा। हो गया काम। अब देखो हल करो इसको, 2 - √3, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, तो 1 का कोई महत्व नहीं है भाग में, तो फिर यहाँ आ जाएगा 2 - √3 ही क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका उदाहरण नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहाँ परिमेयकरण करने पर, तो इसके आगे तो ये लिखोगे सही आप, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो परिमेयकरण करो तो 5/√3 और √5 इंटू, इसका चिन्ह बदलोगे ना तो क्या हो जाएगा प्लस √3 प्लस √5 बटे √3 प्लस √5। आप देखो ऊपर वाली संख्या तो जैसे कि जैसे, क्योंकि 5 को गुणा नहीं करना है अंदर, ऐसे का ऐसे लिख दो। अब नीचे वाली इनको गुणा करोगे तो देखो अगल बगल की तो क्या है समान संख्या है, बीच में माइनस बीच में प्लस है, तो फिर क्या बताया मैंने भाई माइनस वाली संख्या को यहाँ उतारो, इस सूत्र के अनुसार माइनस वाली संख्या को यहाँ उतारो, तो √3 और √5 और दोनों का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, आसान है। तो यहाँ आ जाएगा 5 √3 प्लस √5। ऐसा आपको तभी करना है जब a+b a-b का फॉर्मूला लगेगा। तो √3 का वर्ग तो आ जाएगा 3 और √5 का वर्ग आ जाएगा 5, 3 में से 5 घटाओ माइनस के 2, यही क्या होगा आंसर। उठा लें आप क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19, ये परिमेयकरण। आप देखो 1.5, ये घातांक नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? घातांक नियम, घातांक नियम पर आधारित है। देखो 8 की पावर 1/2 दे रखा है, तो आप चाहो तो 8 का क्या कर सकते हो गुणनखंड भी कर सकते हो, और आप चाहो 64 का 64 का क्या कर सकते हो गुणनखंड भी कर सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट वर्ग भी काम में ले सकते हो। तो 8 का वर्ग तो सभी जानते ही है, आप तो 9th क्लास में हो तो 8 का वर्ग तो जानते हैं, तो 8 का वर्ग डायरेक्ट क्या ले सकते हो काम में। तो यहाँ 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, तो 8 का स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब एक सूत्र है घातांक नियम, क्या सूत्र है? अगर a की पावर n हो तो ये घातें क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, क्या हो जाती है गुणा। तो बताओ ये दोनों घातें गुणा होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो 8 की पावर 2 और इंटू 1/2, 2 से 2 तो 8 ही है आंसर। कितना आंसर आ गया 8। इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। इसी प्रकार से 125 है। अब 125 के आप क्या कर सकते हो गुणनखंड भी कर सकते हो इस प्रकार से। 125 में 5 का भाग दोगे तो 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, तो 5 की पावर कितना आ गया 3, 1 2 3 है, तो 5 की पावर 3 आ गया। या फिर आपको डायरेक्टली याद है 125 किसका घनमूल होता है 5 का, तो आप यहाँ लिख सकते हो 5 की पावर 3 की पावर 1/3। अब ये वाला सूत्र यहाँ लगेगा, तो 3 से 3 तो कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 5। इस प्रकार से ये क्या करना है हल करना है। फिर देखो 9 की पावर कितना है 3/2, तो 9 का वर्ग 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो आप इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और 3/2। तो यहाँ 2 से ये 2 तो कट गया, तो 3 की पावर कितना आ गया 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आंसर आ जाएगा। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कौन सा सूत्र लगाया यहाँ पर भी
यहाँ पर भी कौन सा सूत्र लगाया है, यही वाला। फिर यहाँ देखो 125, तो 125 यहाँ गुणनखंड कर ही दिया अपन ने, तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 की पावर -1/3, तो 3 से 3 तो 5 की पावर क्या हो गया -1। इसको अपन लिख सकते हैं 1/5। सर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a की पावर -m हो तो घात नीचे जाएगी ना, तो प्लस की हो जाएगी, घात नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। आधार देखो समान है, तो आधार समान हो तो फिर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, m प्लस n। घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देखो a की पावर m और a की पावर n, तो घातें तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आधार क्या है, समान। जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी आधार समान है, तो देखो 2 की पावर, अब घातें अलग अलग है तो जुड़ जाएगी, 2/3 और 1/5। अब इसका क्या करो आप, लघुत्तम लोगे तो इसका लघुत्तम एलसीएम ले लो, तो 15 आ जाएगा। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, तो 2 की पावर 13/15 क्या आ जाएगा, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें अलग है सिस्टम। इसमें क्या है, 7 की पावर 2, 8 की पावर 2, मतलब a की पावर m और b की पावर m है। आधार तो अलग अलग है, लेकिन घातें क्या है, समान। देखो आधार तो अलग अलग है, a और b है ना, लेकिन घातें क्या है, समान है। तो फिर ये आधार क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गुणा। तो आधार को गुणा कर दो, 7 × 8 की पावर 1/2, तो 7 × 8 56, 1/2, ये क्या है, आंसर। और इस प्रकार से आपकी पहली एक्सरसाइज क्या होती है, कम समाप्त होती है। अब अपन अगली नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरी